गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आवाज आ रही क्या हाल है? चाल है बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? एकदम आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, अबे देखना। कैसे हैं आप सर? बढ़िया 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 बढ़िया। अबे देखना। ठीक, आइए शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोगों ने आइडियल गैस गुड कल मॉर्निंग पढ़ा सर। था। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चों, तो कल हम लोगों ने कुछ लॉस पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, वहीं से शुरू करते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए, एवोगैड्रोस लॉ। सर राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एवोगैड्रोस लॉ, अगली हेडिंग डाल दीजिए। यस सर। ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है स्टेटमेंट जो आपको पता नहीं है। मैं एक बार पढ़ देता हूं और उसको समझा देता हूं आपको क्या कहना चाहता है। आप एज इट इज इसको आपको कॉपी करना है। अकॉर्डिंग टू इट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द गैस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हम लोगों ने मान लीजिए एक कंटेनर में 1 atm प्रेशर पे कर रखा है, 1 atm प्रेशर है और टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑक्सीजन के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, मान लेते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसका वॉल्यूम मैं ले लेता हूं कुछ 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस कंटेनर में ऑक्सीजन के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, दूसरा कंटेनर ले लीजिए, आप उसमें कोई भी गैस रख दीजिए, आप ऑक्सीजन रख दीजिए, नाइट्रोजन रख दीजिए, हाइड्रोजन रख दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका भी 1 मीटर क्यूब लेना है, प्रेशर इसमें भी 1 atm लेना है और टेम्परेचर इसमें भी 25 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। तो इनमें से आपने कोई भी चीज नहीं चेंज करी, तो जितने हीलियम के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने नाइट्रोजन के होंगे, उतना कोई भी आप गैस ले लीजिए इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ गैस, इस इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस, और कोई भी गैस ले लीजिए, है ना। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। तो अगर आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा पीवी डिवाइडेड बाई आरटी, ठीक है। तो पीवी डिवाइड बाई आरटी मतलब प्रेशर सेम रखा आपने, वॉल्यूम सेम रखा, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम रखा। तो हर चीज आप पीवी अपॉन आरटी, हर चीज सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम आएंगे ही। और ठीक है, इसलिए बच्चों यही स्टेटमेंट है। अब हर फैक्टर आप इसमें सेम रख देंगे, नंबर ऑफ मोल सेम आ जाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या गैस लिया आपने, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा बच्चों, जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए पता है आपको, n नंबर ऑफ मोल्स है। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए n है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल। तो और एवोगैड्रो नंबर बच्चों कितना होता है? व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.022 into 10 to the power बिल्कुल, 23 6.023 इंटू 10 के पावर 23, इतने नंबर ऑफ 23। पार्टिकल्स आपके एक मोल में होते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप एज इट इज, और एवोगैड्रो नंबर लिख लीजिएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये लिख लीजिए। लिख लीजिएगा तो बताइएगा बच्चों। सर सर बताइए बताइए। सर प्लीज एक बार इसे रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा। जो लोग बच्चों अभी आ रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एज इट इज, जो कुछ मैंने मतलब जो ये डेफिनेशन लिखा है एवोगैड्रो नंबर, ये नोट कर लीजिए, मैं समझा दूंगा, आप नोट कर ओके लीजिए। सर।
चलिए बच्चों, जो लोग अभी ज्वाइन किए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि अगर आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है। इस कंटेनर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दूसरे कंटेनर में मान लीजिए इसमें आपने ऑक्सीजन रखा है, दूसरे में हीलियम रखा है, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों सेम रखा है, तो जितने इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसमें भी उतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, चूंकि 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पीवी और टी, अगर आपने ये 3 सेम कर रखे हैं तो कोई भी गैस ले लीजिए, सेम नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के आएंगे। ठीक है, यही है बस स्टेटमेंट, और कुछ नहीं। ठीक है, ये एवोगाड्रोस लॉ हो गया। और एवोगाड्रो नंबर याद रखिएगा 6.023 × 10⁻23। वैसे तो सवालों में बता देते हैं, पर नहीं बताएं तो भी आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए n नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कंटेनर में बता दिया आपको कि 5 मोल हीलियम है। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ हीलियम। आपसे पूछ दिया कि हीलियम के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हीलियम इट विल बी 5 × एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बस यही बताता है आपको। ठीक है, चलिए चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड, और अगला लॉ लिखेंगे हम लोग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर लॉ मत लिखिए, इतना बस नोट कर लीजिए आप, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए मैं समझाता हूं बच्चों, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू इट, द प्रेशर एक्साइटेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव गैसेस, मान लीजिए मैं ले लेता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ आर्गन एंड हीलियम। आर्गन और हीलियम का कॉम्बिनेशन लेते हैं, दोनों नोबल गैस हैं, रिएक्ट नहीं करेंगी। तो जितना जो इस कंटेनर में टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, कंटेनर के अंदर जो टोटल, इस कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम प्लस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्गन गैस। तो अगर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, तो टोटल प्रेशर कंटेनर में इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। कुल मिलाकर कहने के बाद अगर आप टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय आर्गन, और अगर तीसरी कोई नॉन रिएक्टिव गैस है तो उसका भी प्रेशर जोड़ दीजिए, तो आपको टोटल प्रेशर विद इन कंटेनर आ जाएगा। तो यही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इट द प्रेशर एक्साइटेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, दैट इज नेट प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो जितने कंपोनेंट गैसेस हैं उन वो इंडिविजुअली कितना प्रेशर लगा रहे हैं आप वो निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। बस सिंपल सा लॉ है, नोट कर लीजिए। बच्चों डीपीपीज आपकी खत्म हो जानी चाहिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अभी तक पेंडिंग हो तो उसको कर लीजिए खत्म फटाफट, और आज या कल में मैं आपकी वो वर्कशीट शेयर कर दूंगा आपसे, हीट वाली, तो उसके फिर सवाल करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए अब देखता हूं बच्चों, इस पे बेस्ड अगर कुछ हमारे पास सवाल होंगे तो कुछ सवाल कर लेंगे। डाल्टन रुक जाइए अभी। लिखिए 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 सर अभी रुक जाइए। लिखिए लिखिए।
सर चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाता हूं, आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप सारे एक बार इसको अटेम्प्ट कर ले। सही गलत कोई बात नहीं, आप एक बार लेकिन पढ़िए सवाल क्या कहना चाहता है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। और मैं इक्वेशन लिखूंगा, अब फिर हम लोग मैच कर लेंगे। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड सवाल है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट गैसेस। दो नॉन रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट हैं आपके सामने, एक नियॉन है, एक आर्गन है। दिमाग लगाना है बच्चों और अब बताना है मुझे आंसर। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। बड़ा सिंपल सा लॉ है, उसी का एक एप्लीकेशन है। किसी को क्लिक कर गया हो कि कैसे करना है, कैसे इक्वेशन बनानी है, तो चाहो तो आप डिस्कशन कर सकते हो अगर किसी को करना है तो। आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट लिख रहा था वैल्यूज जो गिवन है। आप में से किसी को क्लिक कर रहा हो बच्चों की कैसे करना है, कोई बताना चाहे कि सर ये थॉट प्रोसेस। घबराइए नहीं, सही गलत तो ठीक है, हम लोग डिसाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन कुछ अगर थॉट्स आ रहे हो कि सर ऐसे सोच सकते हैं, कोशिश कीजिए एक बार थोड़ा बताने की, एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। सही गलत से आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सर ऐसा सोच सकते हैं। चलिए अच्छा, जो एक चीज बताइए, जैसे इसमें कंटेनर में दिया गया है कि कुछ गैस प्रेजेंट है, कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ये नियान और आर्गन बच्चों ये आपस में रिएक्ट करेंगे या नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, आपस में कोई रिएक्शन नहीं, नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव नोबल No, गैसेस। कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा इन्होंने जो टोटल प्रेशर जैसे सवाल में दे रखा है कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो जो ये नेट प्रेशर है, ये नेट प्रेशर किसकी वजह से होगा? कौन कौन सी गैसेस का प्रेशर जोड़ेंगे तो नेट प्रेशर आ जाएगा? बताइए। नियॉन प्लस आर्गन। बिल्कुल, नियॉन और आर्गन, ये जितना प्रेशर लगा रहे होंगे उनको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। यही डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, लिख दिया।
ठीक है, तो नेट प्रेशर हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, तो ये लिख देते हैं 10 के पावर 5। अच्छा, अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, प्रेशर ड्यू टू नियॉन कैसे लिखा जाए। तो बच्चों कौन सी इक्वेशन यूज करके प्रेशर ड्यू टू नियॉन लिख सकते हैं, आप बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करूं कि प्रेशर ड्यू टू किसी भी गैस का प्रेशर लिखना है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, बता सकते हैं बच्चों ये। तो जैसे मुझे किसी भी गैस का प्रेशर लिखना है जिसका टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, तो कौन से सर P is equal to N R T V upon बिल्कुल V। बिल्कुल। तो जब नियॉन का प्रेशर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, प्लस जब आर्गन का प्रेशर लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब बच्चों एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए RT बाई वी दोनों में कॉमन है, तो मैं RT बाई वी बाहर निकाल लेता हूं। या एक चीज और, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, किसी को कोई डाउट होगा नहीं, तो R बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, टेम्परेचर 300 केल्विन है ना, तो इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर है, यानी गैसेस का टेम्परेचर भी 300 केल्विन होगा, तो मैं 300 केल्विन भी बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, अच्छा बताइए बच्चों वॉल्यूम दोनों का अच्छा मैं आपसे पूछूंगी, बताइए नियॉन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी या आर्गन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो आप आंसर क्या देंगे? दोनों का वॉल्यूम आधा आधा करेंगे या बच्चों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? सेम होगा, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई। सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई सर नंबर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग करेंगे ना सर, इक्वल वॉल्यूम। नहीं, जो नियॉन गैस है ना, आप देखो कंटेनर का होगा वही तो। जो मिक्सचर है आपने ऐसे रख दिया, कुछ नियॉन के पार्टिकल्स हैं, कुछ आर्गन के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो पूरे कंटेनर में नियॉन और आर्गन ऐसे फिल रहेंगे। मेरी बात समझे, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं पूरा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि आधा वो नहीं। अच्छा ठीक है, तो R हो गया, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम हो गया 0.02 मीटर क्यूब। किसी को कुछ भी दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है अपने तक मत रखिए, आप मेरे से डिस्कशन करिए, कुछ दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिए, कुछ भी छोटी सी चीज आपको परेशान कर रही है आप मुझे बताइए। तो RT बाई वी कॉमन ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर बन जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन। अच्छा बच्चों क्या करना चाहिए, देखिए टोटल मास तो दिया हुआ है 28 ग्राम और इंडिविजुअल मास पूछा गया है कि इंडिविजुअल बता दीजिए मास कितना है। तो एक काम करते हैं कि मैं एक काम करता हूं, टोटल मास 28 ग्राम है, तो एक काम करते हैं कि मास ऑफ नियॉन मान लेता हूं मैं कि मास ऑफ नियॉन हो गया x ग्राम, और मास ऑफ नियॉन के बाद मास ऑफ ऑर्गन ले लेंगे 28 माइनस एक्स। ठीक है, तो मास ऑफ नियॉन x हो गया, मास ऑफ आर्गन 28 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों थोड़ा सा मेरी मदद करिए आप लोग कि मैं मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन लिखने हैं, मास ऑफ नियॉन को मैंने मान लिया है कि x ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन कैसे लिखूं मैं, क्या लिखना चाहिए अगर x by हाँ x by 20 x by 20 बिल्कुल, मोल्स नंबर ऑफ मतलब मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसी तरह से आर्गन के लिए लिखना है बच्चों, तो आर्गन के लिए बताइए क्या लिखूं, आर्गन के लिए 28 माइनस x अपॉन 40। 28 माइनस एक्स अपॉन 40। ठीक है, और ये बराबर बच जाएगा बच्चों 10 के पावर 5। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं वैल्यूज यहाँ पे, 10 के पावर 5 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 300 R, है ना, R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8.314। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा x अपॉन 20 प्लस 28 माइनस एक्स अपॉन 40। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 2x प्लस 28 माइनस एक्स, तो 28 प्लस एक्स आ जाएगा, है ना, ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 28 माइनस एक्स, तो 28 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 40 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप लोग सिंप्लीफाई करिए और मुझे x का वैल्यू बता दीजिए जल्दी से कितना आ रहा है। जिनका भी सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाए बता दीजिएगा, और कुछ भी डाउट होगी सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, फील फ्री टू डिस्कस।
ये 28 माइनस x कैसे कर दिया? देखिए टोटल मास 28 ग्राम है, ठीक है। दो गैस, यस सर। एक नियॉन है एक आर्गन है, तो नियॉन का मास, टोटल मास 28 है। अगर मैं नियॉन का मास x मानता हूं तो एक दूसरी गैस बची, उसका मास, बचा हुआ मास होगा, टोटल 28 है, एक x है तो दूसरा 28 माइनस x होगा। तो शायद 4 आ जाएगा आंसर, सिंपलीफाई करके 100 आ रहा है, 4 सर 4। 4, ओके ओके 4 आ जाएगा, ओके। तो 4 है, मतलब मास ऑफ नियॉन 4 ग्राम हो जाएगा और मास ऑफ आर्गन 28 माइनस 4 24 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालिए। सर इसकी 28 सर 8.314 की जगह सर 25/3 रख देते हैं ना सर आंसर, तो उससे सिंपलीफाई होगा आ अच्छा, जाता उससे जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा, सही कह रहे हो। इसलिए। हाँ, इसको 25/3 करेंगे तो थोड़ा जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए बच्चों, नोट कर लिया हो तो फिर मैं अगला सवाल कराऊं आप सभी को। चलिए बच्चों, चेंज कर रहा हूं और अब पढ़ते हैं अगला, आइडियल गैस का। सर अभी रुक जाइए। अच्छा, लिखे लिखे। आइडियल गैस इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ रहे थे, उसके अलावा एक और फॉर्म देखेंगे। चलिए बच्चों, दूसरा फॉर्म देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन का ही दूसरा फॉर्म, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि प्रेशर P वॉल्यूम V बराबर nRT, ठीक है। तो प्रेशर P वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल m का मतलब हो गया मास ऑफ गैस और m नॉट का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो मास और मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T, ये कहलाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर बराबर हो जाएगा मास ओवर वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T। तो मास ओवर, बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई मदद करे, मास अपॉन Molarity. वॉल्यूम, डेंसिटी सर। डेंसिटी। तो रो आर टी अपॉन एम नॉट, ठीक है। तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, प्रेशर P बराबर रो आर टी अपॉन एम नॉट, जहां पे रो डेंसिटी है। तो P बराबर, पीवी बराबर एनआरटी याद होना चाहिए, P बराबर रो आर टी अपॉन एम नॉट याद होना चाहिए, जहां पे रो डेंसिटी है। बहुत बार आपको रो के टर्म्स में भी या डेंसिटी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक और फॉर्म बताता हूं बच्चों, उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूज होगा। तो देखिए जरा, पीवी बराबर एनआरटी। बच्चों आप में से अगर कोई मुझे बताना चाहे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
का क्या रिलेशन होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, अगर आप में से कोई बताना चाहे। सर केबी बराबर होता है R/Na। वेरी गुड। केबी बराबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी बराबर R डिवाइडेड बाय Na। तो यहां पे एक काम करते हैं, पी वी एन, आर की जगह रख देते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, और इनटू टेम्परेचर T। ठीक है, तो ये देखिए जरा, पीवी बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर को एक साथ रखते हैं, के को अलग करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू केबी इनटू टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर ये आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं कैपिटल एन से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा पीवी बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। तो ये तीसरा फॉर्म है आपका पीवी बराबर एनआरटी का, पीवी बराबर एनकेटी। बस वहां पे स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स होता था, यहां पे कैपिटल एन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो पीवी बराबर एन के टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर रो आरटी बाई एम नॉट और पीवी बराबर एन के टी, ये तीन फॉर्म्स दिमाग में रहने चाहिए। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, इन्हीं पे बेस सवाल करने हैं। हो गया सर। ठीक, हो गया सर। ओके। चलिए बच्चों चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड, अगला सवाल करते हैं, इन्हीं पे बेस्ड है, तो आप लोगों को करना है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये रहा सवाल। आप अगर फाइनल कैलकुलेट नहीं करें, जैसे लग रहा है कैलकुलेशन बहुत, तो आप एटलीस्ट प्रॉपर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टेम्परेचर ऑफ द सन इफ डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर इज 1.4 into 10 के पावर 9 एटमॉस्फेयर एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इन द सन इज 2 ग्राम पर मोल। तो आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ द सन। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे बच्चों तो भी चलेगा, पर आपको इससे बहुत है कि इंपॉर्टेंट चीज समझाना है। आर की वैल्यू 8.4 जूल पर मोल पर केल्विन। अप्रोक्सीमेट आंसर बता दीजिए या कुछ भी, कि अप्रोक्सीमेट मतलब 10 के पावर में भी आंसर बता देंगे तो भी चलेगा। टेन रेस्ट पर 9 डिवाइड बाय 4.2। 10⁻⁹ डिवाइड बाय 4.2, ऐसा भी आंसर चलेगा बच्चों। मैं बस चेक करना चाहता हूं कि आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और
क्या क्या वैल्यूज रख रहे हैं, कुछ भी आप ऐसे मतलब 10 के पावर्स में बता दीजिए, या पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, जैसा भी आ रहा है आपका आंसर आप बता सकते हैं। और सारी वैल्यूज आपको, ऐसा नहीं है कुछ भी नोन नहीं है। प्रेशर, टेम्परेचर पूछा गया है, डेंसिटी दिया है, प्रेशर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। सर 2.38 into 10 to the power 8। 2.3 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है। चलिए बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और टेम्परेचर पूछा गया है, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे ताकि आंसर आ जाए। क्या फॉर्मूला अभी हम लोग लगाना चाहिए कि हमें टेम्परेचर मिल जाए? Pressure rho RT by molecular weight. बिल्कुल डेंसिटी वाला लगेगा सर। बिल्कुल, P बराबर रो RT अपॉन m नॉट। चलिए ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू 1.4 10⁻⁹ है। मैं लिख रहा हूं वैल्यूज, जहां पे गड़बड़ करूं आपकी जिम्मेदारी बताना। प्रेशर हो गया 1.4 इंटू 10 के पावर 9, डेंसिटी हो गया 1.4 ग्राम पर सीसी, आर की वैल्यू सवाल में दे रखी है 8.4, टेम्परेचर हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 ग्राम पर मोल। अब बताओ बच्चों, मैंने इसमें क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और या सब कुछ सही है, डायरेक्ट टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा? एटमॉस्फेयर में सर पास्कल लगाना पड़ेगा ना, एटमॉस्फेयर 10 में और 5 से पास्कल डिवाइड, लगाना पड़ेगा, ठीक है, 10 नोटेड। और 5 से तो 10 मैं और इसमें 5 से काम डिवाइड। करता हूं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 होता है। तो चलिए मैं इसको मोटा मोटा 10 के पावर 5 मान लेता हूं, ठीक है। तो चलिए, आपकी बात ये तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे पास्कल में रखना चाहिए, एटीएम में लिखा हुआ है, तो मैं 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पास्कल में कन्वर्ट हो गया। बाकी सब बताइए बच्चों, और क्या सही है क्या गलत है? सर इसको सर डेंसिटी को भी ऐसा यूनिट में मतलब डेंसिटी डेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर तो क्यूब है। 10 पावर 3 से मल्टीपल कर देंगे इसको, 10 पावर 10 के 3 से पावर मल्टीपल 3 से मल्टीपल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 10 के पावर 3 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1.4 ग्राम का मतलब हो गया 10 के पावर -3 किलोग्राम, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 के पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 के पावर -6 मीटर क्यूब होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +3 बच जाएगा। तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि हमें 1.4 डेंसिटी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। सर ये ग्राम में, सर जो ग्राम में है सर इसको 10 पावर माइनस उससे मल्टीपल करना पड़ेगा सर, इसको केजी में बदलना होगा सर, ग्राम में जो मास दे रखा है। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर जो मास ऑफ गैस दे रखा है वो 2 ग्राम पर मोल दिया, इसमें भी आपको चेंजेस करना है। सर इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना? इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर गैस कांस्टेंट को ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दें तो? गैस कांस्टेंट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? कैलोरी में। सर केजी में बदलेंगे ना सर, केजी में बदलेंगे सर। इसको मत छेड़िए बच्चों, इसको नहीं छेड़ने का कारण क्या है कि ये एसआई में है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, सारी एसआई यूनिट, तो इसको चेंज मत करिए, है ना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे उसको। और कैलोरी में चेंज करने का तो बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बनता, एसआई यूनिट नहीं है, तो 8.4 को मत टच करिए। अच्छा, 2 ग्राम पर मोल को बच्चों कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये 2 ग्राम पर मोल है, तो मेरा सवाल ये है क्या हमें इसको मॉलिक्यूलर वेट को कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों? क्या इसको कन्वर्जन जरूरी है बच्चों 2 ग्राम पर मोल को? बताइए। करना चाहिए सर, हमारे ख्याल से बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, m नॉट हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसमें ये बता रहा है कि 1 मोल लेंगे तो 2 ग्राम आएगा, ठीक है। हम हर चीज एसआई यूनिट में रख रहे हैं, तो हम ग्राम नहीं, इसको किलोग्राम में रखना पड़ेगा। तो 1 मोल में 2 ग्राम आ रहा है, पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो 2 इंटू 10 के पावर -3 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद बच्चों जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल है। तो मुझे दिख रहा है कि 1.4 से 1.4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से बच्चों कैंसिल करेंगे 4.2 हो जाएगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास बचेगी, ये 14 हो जाएगा, 14 10 के पावर 14, और ये आ जाएगा नीचे 10 के पावर 3 इंटू 4.2, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के पावर -3, ठीक है। ये टेम्परेचर आएगा, तो 1/4.2 इंटू 10 के पावर 14 -6,
14 में से 6 जाएंगे बच्चों तो 8 बचेगा, 10 के पावर 8। ठीक है, डेसिमल हटाइए। 24 into 10 power 5 आ रहा है हमारा 10 के पावर कितना आ रहा है आपका? सर। 24 into 10 power 5। 10 के पावर 5 आ रहा है, -3 तो 2 11, 10 की पावर 8 तो 10/42, और एक मान लीजिए डेसिमल और लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 42 इंटू 2, मान लीजिए मैं केवल 84 मान लेता हूं, तो 2 इंटू 10 के पावर 8 इतने, सॉरी एक डेसिमल लगाएंगे ना, एक सेकंड, 2 इंटू 10 के पावर 7 केल्विन आएगा ये, अप्रॉक्स 2 के पावर 7 केल्विन। ठीक है, बाकी किसी का कुछ कैलकुलेशन आपको लग रहा है तो पूछ लीजिए। 10 के पावर 7 इतने केल्विन एटमॉस्फेयर में, हाँ तो जो एटमॉस्फेयर में आपने रखा था इसको पास्कल में जब चेंज करेंगे तो उसे मल्टीपल करेंगे क्या, इसको 10 पावर 5 से, हाँ उन हाँ एटमॉस्फेयर 10 पावर बिल्कुल 5 पास। हाँ हाँ, अच्छा ये है सर, मैंने। यस सर, यस हमने गलती हो गई सर, हमने इसको डिवाइड कर दिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, एक एटीएम में 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं, तो मल्टीप्लाई sir. करेंगे बच्चों। ये 2 इंटू 10 के पावर 7 अप्रॉक्स आएगा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगी, मैंने 42 दूनी 84 तो 84 मान लिया, तो ये थोड़ा 2 से ज्यादा वैल्यू आएगी, पर 2 इंटू 10 के पावर 7 केल्विन। सवाल को कराने का देखिए लॉजिक समझिए, मैं क्यों कराना चाह रहा था। आप सबको ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में बहुत सिंपल वैल्यूज है, केवल आर का एक वैल्यू है 8.4 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसा यूनिट। जब आप ये एसआई यूनिट में रखेंगे तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाएगा, ये केल्विन में जाएगा, और ये किलोग्राम पर मोल में जाएगा। तो हमेशा आपको वैल्यू ग्राम पर मोल में दी रहेगी, उसको कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मोल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम है, तो 1 मोल में 32 ग्राम आते हैं, पर हमें तो एसआई यूनिट में रखना है, तो 1 मोल में हम रखेंगे 32 इंटू 10 के पावर -3 किलोग्राम। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10 के पावर -3, बस यही इस सवाल को कराने का लॉजिक था। नोट कर लीजिए, सारी चीजें एसआई यूनिट में जाएंगी। अगला सवाल करते हैं फिर इसी पे। बच्चों हटा रहा हूं मैं ये सवाल, अगला लगा रहा हूं। देखिए अगला सवाल फिर से सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड, कुछ भी नया नहीं रहेगा। ये रहा बच्चों अगला सवाल, बताइए। रेशियो बताना है, डेंसिटी ऑफ एयर एट द टॉप टू द बॉटम। पूरा सॉल्व मत करिएगा, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रेशियो जितना आपका आ रहा है वो बता दीजिएगा। किसी का आंसर आ जाए बच्चों तो बता दीजिएगा। कर सकते हैं, सवाल करने में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान करेगी, सिंपल सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, आंसर निकालना है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा होगा सर ये इसमें ये बता पूछ मतलब पता होना चाहिए,
तो बताइए, मैं बता दूंगा आपको। सर 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी को किस में कन्वर्ट करेंगे सर, जैसे मतलब 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, देखिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी 1.11 कुछ सर, 1.1 कुछ करके आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्जन की वैसे जरूरत नहीं है आपको। तो अप्रॉक्स 1 आ रहा है। अप्रॉक्स 1 आ रहा है, ओके। 1.1 आ रहा है। 1.1 आ रहा है, ओके। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों इस सवाल को, ध्यान से देखिए। अब अच्छा, हमें कंपेयर करना है डेंसिटी। तो डेंसिटी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर बराबर रो आर टी अपॉन एम नॉट। चूंकि हमें डेंसिटी कंपेयर करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला बना देते हैं। तो प्रेशर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई आर टी, ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब चूंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हैं हम लोग, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। तो ऊपर प्रेशर डिवाइड बाय ऊपर का टेम्परेचर, और फिर बॉटम प्रेशर बॉटम टेम्परेचर। तो चलिए लिख देते हैं। तो ऊपर माउंटेन के ऊपर प्रेशर बताया गया है कि 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, और थर्मोमीटर की रीडिंग 7 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों देखिए, ऊपर प्रेशर है 0.07 आ रहा है। 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो बच्चों देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, तो डेंसिटी ऑफ एचजी रो जी एच यूज करेंगे 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मान लो 10 के पावर -2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टॉप पे प्रेशर इतना हो जाएगा, ये टॉप पे। और बॉटम पे अगर आप प्रेशर लिखेंगे तो बोला है कि बॉटम पे जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। तो 76 इंटू 10 के पावर -2 और डेंसिटी ऑफ एचजी इंटू जी। तो देखो, डेंसिटी ऑफ एचजी और जी ये तो सेम रहेगा, है ना, बस 76 था और 70 था, तो बस यही चीज चेंज हो रही है। तो जब आप अगर मान लो रेशियो भी लोगे इनका, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, तो उसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं। तो ऊपर प्रेशर 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, तो प्रेशर ऊपर रख दिया 70 सेंटीमीटर, और ऊपर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे बच्चों थोड़ा सा बताना कि 7 डिग्री सेल्सियस ही लिख दूं यहाँ पे, या कुछ हम लोग चेंज करेंगे? सर 280 हो जाएगा सर। 280 केल्विन। 280 केल्विन होगा, डिवाइडेड बाई नीचे प्रेशर हो गया 76 सेंटीमीटर, और नीचे के लिए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है बच्चों कैंसिल कर दीजिए, एक ये 4 सर 0.98 आ रहा है। ओके, ऊपर चला जाएगा बच्चों 300, और नीचे बच जाएगा 4 इंटू 76, 4 से कैंसिल कर दो बच्चों, तो ये 150, तो 75 बाई 76 ऐसा कुछ आ जाएगा। ये मैंने प्रेशर जो निकाला है, मतलब सॉरी, डेंसिटी एट टॉप टू डेंसिटी एट बॉटम, ये आ जाएगा 75 बाय 76। अगर आपने बॉटम टू टॉप निकाला होगा तो 75 बाय 76 1 से थोड़ा बराबर, अप्रॉक्स 1 कह सकते हैं। 0.98। हाँ, तो 1.07 आ रहा है। 0.98। बिल्कुल बिल्कुल 1.07। हाँ, मतलब थोड़ा सा अगर आप रो बॉटम निकालेंगे तो एक से थोड़ा सा बड़ा आएगा, टॉप टू बॉटम निकालेंगे तो 75 टू 76 आएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, जिनका नहीं हो पाया था, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, और फिर अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस। तो अभी तक आइडियल गैस क्या होता है पढ़ रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े, आइडियल गैस इक्वेशन के सारे फॉर्म्स पढ़े हैं। अब पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस पढ़ेंगे। कुछ नई चीजें पता चलेंगी, मोस्टली सेम ही है। जिन लोगों ने नोट कर लिया हेडिंग डाल दीजिएगा, पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस। डन सर। ओके, सर एक रुक सेकंड जाओ, रुक नोट जाइए। करने दो। लिखिए लिखिए लिखिए।
चलिए पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब बच्चों इसमें मैं जो चीजें ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में, उनको वापस से नहीं लिखना है। कोई नई चीज होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये हाईलाइटेड है, ये लिख लीजिए, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स बच्चों बहुत स्मॉल रहेंगे, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स है स्मॉल है, स्फेरिकल है। डिफरेंस क्या रहेगा कि जैसे आप हीलियम का एक गैस पार्टिकल देखें और ऑक्सीजन तो चलिए डायटोमिक हो गया, वो तो क्लियर ही है। हीलियम का एक एटम ले लीजिए, हाइड्रोजन का एक एटम ले लीजिए, आर्गन का ले लीजिए, नियॉन। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि मासेस अलग अलग रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के एक पार्टिकल का मास अलग रहेगा, हीलियम के एक पार्टिकल का मास अलग रहेगा, नियॉन के एक पार्टिकल का मास अलग रहेगा। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो दो एटम्स ही हो गए, बट ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल, तो दो जो एटम्स लगे हुए हैं उन दोनों पार्टिकल्स का मास अलग अलग होगा। बस यही बता रहा है, ठीक है। जो कह रहा है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आर आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस। तो एक गैस के जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे सेम होंगे, बस दूसरे गैस से अलग होंगे। किस टर्म्स में अलग होंगे कि मास जैसे अलग हो गया है ना, तो इस तरह से अलग होंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस, ठीक है। तो ये बच्चों एक थोड़ा सा आपको समझना है कि परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, तो स्फेरिकल हम कंसीडर करके चलेंगे, रिजिड कंसीडर करके चलेंगे और परफेक्टली इलास्टिक। तो जब भी वो कोलिजन करेंगे, मान लीजिए कंटेनर से कोलिजन करते हैं या आपस में कोलाइड करते हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक पॉइंट लिखवा लेता हूं। तो जिन लोगों ने हेडिंग नहीं डाली है, हेडिंग डाल लीजिए पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस। और मैं लिखवाता हूं इसमें। अच्छा, ये पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो जो पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करके चलेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वो ये वाले पॉइंट्स हैं। तो मैं इन दोनों पहले दो पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखवाता हूं, लिखिए। molecules of a gas are extremely small molecules of a gas are extremely small molecules of a gas are extremely small, identical spherical molecules of a gas are extremely small, identical, spherical, rigid and perfectly elastic. And perfectly elastic. अगला पॉइंट बच्चों देखिए, समझा देता हूं, फिर इसको भी लिख लीजिएगा। वैसे हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन इसका लास्ट क्लास में करा था, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा अंतर ये था
कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है, एक पार्टिकल का जो डायमेंशन है वो कंटेनर के डायमेंशन के कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल है, या जो एक पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल है। उसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट है, पर थोड़ा सा अलग है। कैसे? द साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब अगर कंटेनर में दो गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एक गैस पार्टिकल ये है, एक गैस पार्टिकल ये है, तो इनके बीच में जो मीन दूरी है यानी 10⁻⁹ मीटर, इस दूरी के कंपेरेटिवली इस पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है, कैपिटल डी उसको मैं बोल दूं, तो ये बहुत बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो बस यही बता रहे हैं इसमें कि जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी है वो पार्टिकल के साइज के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, सेम तरीके से लिख लीजिए स्टेटमेंट, कुछ भी चेंज मत करिए। साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। Size is negligible in comparison to intermolecular distance. Size is negligible in comparison to intermolecular distance. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कंपेयर में साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है। अच्छा, मोशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, अजम्पशंस देखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। अभी मैं आपको मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ाऊंगा बच्चों, उसमें हम लोग यही बात करेंगे कि किसी भी टेम्परेचर पे आप गैस पार्टिकल्स को रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने गैस बंद करके रख दिया। ठीक है, गैस बंद करके रख दिया, तो इस गैस, या आइडियल गैस है, बंद करके कंटेनर में रख दिया, कुछ टेम्परेचर आपने रख दिया, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, या आप 10 डिग्री सेल्सियस रख दें, या 5 डिग्री सेल्सियस रख दें, या 100 डिग्री सेल्सियस रख दें। ठीक है, कुछ भी टेम्परेचर रख दीजिए आप इस कंटेनर का। इस कंटेनर में किसी भी टेम्परेचर पे सारे पॉसिबल वेलोसिटीज के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब कहने का, कुछ मॉलिक्यूल 0 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड, कुछ हैं जो 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, कुछ 10,000 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे आपको हर पॉसिबल वेलोसिटीज के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट बच्चों वैसा ही कुछ है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 0 केल्विन टेम्परेचर उससे ऊपर रख दीजिए तो उससे हर पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलते हैं। उसी तरह से कंटेनर में जो गैस है वो किसी भी आप टेम्परेचर पे रख दीजिए, 5, 10, 25, 100, आपको हर पॉसिबल वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग इन रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। तो इसका मतलब यही है कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक जितने पॉसिबल वेलोसिटीज हैं सारे आपको इस कंटेनर के वेलोसिटीज, मतलब पार्टिकल्स के पास सारे पॉसिबल वेलोसिटीज होते हैं, है ना। ठीक है, तो लिखवाता हूं बच्चों, इसको लिखें। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पॉस्टुलेट्स के अंदर ही है, ये पॉइंट बनाते हुए लिख लीजिए आप। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस molecules of a gas move randomly molecules of a gas move randomly moves randomly with all possible velocities with all possible velocities with all possible velocities, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 0 to infinity। ठीक है, तो जो वेलोसिटीज का रेंज रहेगा वो 0 से इंफिनिटी तक के सारे पार्टिकल्स आपको कंटेनर में मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये जो लास्ट पॉस्टुलेट मैंने बोली बच्चों, उसमें बोला है मैंने, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव रैंडमली विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, ब्रैकेट के अंदर 0 से इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे पॉसिबल वेलोसिटीज होंगे। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा अगली मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं, तो हेडिंग डाल दीजिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये हेडिंग पड़ेगी बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये अगली पॉस्टुलेट नहीं है, ये बीच में आपको एक डेफिनेशन बतानी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझिएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। हेडिंग डालना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मान लीजिए बच्चों एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो पार्टिकल्स के पास 0 से लेकर इंफिनिटी तक की हर पॉसिबल वेलोसिटी है ना, 10 भी है, 15 भी है, 20 है, 1000 है, 20,000 है, 25,000 है, 10,000, सारे पॉसिबल वेलोसिटी 0 से लेकर इंफिनिटी तक इस कंटेनर में है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि नंबर नोट किए कि यार ये इधर मैं लिख देता हूं मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 0 मीटर पर सेकंड के मान लीजिए 1 है, 10 मीटर पर सेकंड के मान लीजिए 20 है, 50 मीटर पर सेकंड के मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड के मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड के मान लीजिए 1000 है, ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड के मान लीजिए 500 है, ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड के लिए मान लीजिए 250 है, ठीक है, और 300 मीटर पर सेकंड का मान लीजिए 50 है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया गया कि इतनी स्पीड के इतने पार्टिकल हैं। 0 मीटर पर सेकंड का मान लीजिए 1 पार्टिकल है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड का 1 पार्टिकल है, 10 मीटर पर सेकंड के 10 है, 50 के 100 है, 100 मीटर पर सेकंड के 1000 है, 150 मीटर पर सेकंड के 500 है, 200 मीटर पर सेकंड के 250 है, 300 मीटर पर सेकंड के मान लीजिए कुछ मैं लेता हूं 150 मान लीजिए 150, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस गिवन डेटा के हिसाब से बताइए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब वो स्पीड जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स की स्पीड होगी वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है, ठीक है। तो इस डेटा के आधार पर अगर आपको समझ में आया बच्चों तो मुझे बताइए इस डेटा के आधार पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, क्या लगता है? 100 मीटर पर सेकंड सर। 100 मीटर पर सेकंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। उसका कारण यह है कि 100 मीटर पर सेकंड वाले नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जिसको रखने वाले पार्टिकल सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो वो स्पीड कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मैं अब आपको डिफाइन करवाता हूं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं। स्पीड स्पीड possessed बाय, स्पेलिंग लिख दिए बच्चों अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो, स्पीड possessed बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पीड possessed बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, speed possessed by maximum number of molecules, speed possessed by maximum number of molecules is called as most probable speed. Speed possessed by maximum number of molecules is called as most probable speed. Speed possessed by maximum number of molecules is called as most probable speed. तो बच्चों देखिए जो दूसरी लाइन लिखी है ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, मैंने आपको बता दिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम, यही मोस्ट प्रोबेबल, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखवा दी। स्पीड possessed by maximum number of molecules is called as most probable speed। अब एक काम करिए बच्चों, ये एक ऐसा ही डेटा लिख लीजिए और इसमें लिखिए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस डेटा के लिए 100 मीटर पर सेकंड है।
100 मीटर पर सेकेंड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर गिवन डेटा। बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला लिख लीजिए, √2RT/m0। इसको हम लोग डेराइव नहीं करेंगे बच्चों, ये एज इट इज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू √2RT/m0। टेम्परेचर के रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जितना ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। चलिए अगला पॉइंट समझाता हूं बच्चों, अगला पोस्टुलेट। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू √2RT/m0। अगला पोस्टुलेट देखते हैं। सर रुक जाइए। लिखिए लिखिए। सर AITS का सिलेबस क्या है? कब है आपका AITS अगला? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, ओके। उसमें पुराने AITS का भी सिलेबस आएगा सर, या फिर जो आगे के चैप्टर से सिर्फ वही आएंगे? पुराने वाले का भी आएगा सर, पुराने वाले का भी आएगा सर, और इस पार्ट टेस्ट का भी आएगा जो आपको मेजर टेस्ट है। रोटेशन और थर्मल तक है पुराना। AITS में पूरा सिलेबस आएगा भाई, जितना लिखा हुआ है ना सब कुछ आएगा AITS में। रोटेशन से लेके पूरा वहां तक आएगा, थर्मोडायनामिक्स तक। रोटेशन से है। रोटेशन से पूरा नहीं पूछ रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स बेसिक मैथ सर, बेसिक मैथ में जो आ चुका है वो भी आएगा साथ में, जो पहले आ चुका है। हाँ मुझे भी ऐसे ही सर रोटेशन सारा लास्ट वाले AITS में आएगा हुआ सर। PDF में क्या लिखा हुआ है? रोटेशन से लिखा हुआ है। यस सर, रोटेशन से लेके सर वहां तक पूरा ही आएगा इस बार। ठीक है सर, उसमें लिखा हुआ है तो जी सर, पूरा ही आएगा। और फिर नए AITS का सिलेबस लिखा हुआ है सर। हाँ AITS में तो आपका बच्चे पूरा ही सिलेबस आएगा, क्योंकि पार्ट टेस्ट आपके होते रहते हैं, है ना। तो अब आपका AITS में पूरा ही आएगा, आप पूरे के लिए प्रिपेयर करिए। नहीं सर, सिलेबस आ चुका है ना उसका, ये पूरा प्लानर दिया हुआ है AITS का। अच्छा, तो इस वाले में पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है? इसमें नहीं आएगा सर, नहीं सर, इसमें बाद में आएगा। थर्मो तक है। अच्छा ओके। सर उसमें पार्ट टेस्ट 1 प्लस AITS लिखा हुआ है, तो शुरू से अब तक का पूरा आ रहा है। ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया है, वो बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, कंफर्म करके बता देंगे। खैर, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2RT/m0, ये नोट कर लीजिएगा। अगला मैं आपको पोस्टुलेट समझाता हूं और लिखवाता हूं, ठीक है। The gas molecules keep colliding among themselves as well as with the walls of containing vessel. These collisions are perfectly elastic. That is, the total energy before collision is equal to total energy after collision. तो बच्चों इसको एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लेते हैं। लिखिए, all collisions, अगले पोस्टुलेट में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद अगला पोस्टुलेट लिखना है आपको। all collisions are perfectly elastic. 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 चलिए, अब ये दो पॉइंट बच्चों ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में लिख रखे हैं। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग लिख रखा है बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पूरी काइनेटिक एनर्जी होती, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेस हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होता है, तो आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज इनइफेक्टिव, है ना। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी इनइफेक्टिव है क्योंकि मासेस बहुत कम है, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम दो गैस, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये लिख रखा है, आप लोग को वापस से इसमें कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो बच्चों इस पोस्टुलेट के अंदर आपको बताया गया है कि जो कंटेनर के अंदर प्रेशर आता है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो प्रेशर किस वजह से आता है। तो कल मैंने थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दिया था, एक बार फिर से इसको समझते हैं कि क्या होता है। कि देखिए गैस मॉलिक्यूल्स आपने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, 0 केल्विन से ऊपर रखा है, तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड होगी, मोमेंटम होगा, तो गैस मॉलिक्यूल्स जाके बार बार टकराएंगे कंटेनर के वॉल से। ये जाके इधर टकराएगा, ये जाके इधर टकराएगा, है ना, इधर टक्कर होगी, ऊपर टक्कर होगी। तो गैस मॉलिक्यूल्स लगातार कोलाइड करते हैं कंटेनर वॉल्स के साथ। अच्छा, लगातार कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये जाके टकराएगा तो इसको मोमेंटम देगा जो कंटेनर की वॉल होगी, और बार बार मोमेंटम मिलेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो प्रेशर आएगा। तो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स को जो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, उसकी वजह से कंटेनर के वॉल्स प्रेशर फील करते हैं, ठीक है। और ये जो मोमेंटम, जैसे इधर कुछ मॉलिक्यूल्स जाके इस वाले वॉल को टकराएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इसको टकराएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इसको टकराएंगे, और ये टक्कर इतना होमोजेनस तरीके से होता है कि हर कंटेनर वॉल पे आपको सेम ही प्रेशर मिलेगा, ठीक है। हर कंटेनर वॉल पे सेम प्रेशर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है फिर इधर कम, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंटेनर वॉल पे सेम प्रेशर होगा। इसका मतलब टकराने की जो रेट है हर वॉल पे वो सेम है, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो प्रेशर में डिफरेंस आ जाता। तो इसका मतलब जो भी टकराने का रेट इधर है, वही टकराने का रेट इधर है, वही टकराने का रेट इधर है, वही टकराने का रेट इधर। इसी वजह से बच्चों जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटीज हैं पार्टिकल की, वो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटीज के बराबर होंगे, और वही जेड कंपोनेंट की वेलोसिटीज के बराबर होंगे, ठीक है। तो जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटीज हैं वही वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी, वही जेड कंपोनेंट की वेलोसिटीज हैं। सर स्क्वायर क्यों कर दिया, कि मतलब आप ऐसे कैंसिल नहीं कर दो कि इधर Vx है इधर माइनस Vx है तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने जाके एक्स एक्सिस में जाके टकरा रहे हैं उतने ही वाई एक्सिस पे जाके टकरा रहे हैं, उतना ही जेड एक्सिस पे टकरा रहे हैं बाहर की तरफ, उतना ही अंदर की तरफ, ठीक है। तो हर साइड जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। मैं लिखवाऊंगा अभी ये पॉइंट, अभी ये मत नोट करिएगा आप, ये है अगला, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिला के हर वॉल पे सेम प्रेशर लगता है। प्रेशर क्यों लगता है, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। तो इसमें केवल इतना ही बताया, मैं एक बार पढ़ देता हूं। Molecules constantly collide with the walls of container due to which their momentum changes. This change in momentum is transferred to the walls of the container. Consequently, pressure is exerted by gas molecules on the wall of container. ठीक है, तो बार बार टकराते हैं, टकराने की वजह से मोमेंटम ट्रांसफर होता है वॉल्स में, और उसकी वजह से प्रेशर आता है। मैं लिखवा देता हूं इसको, लिखिए। ड्यू टू collision of gas molecules with container walls, due to collision of gas molecules with container walls, momentum is received by container walls. Momentum is received by container walls. Momentum is received by container walls. Which leads to force. Momentum is received by container walls, which leads to force and this force causes pressure,
and this force causes pressure. अगली postulate, this force causes pressure. अगली postulate, तो मैं स्लाइड बैक करेंगे हेडिंग लिखूंगी। आपको बच्चों ऐसे पॉइंट वाइज लिख लीजिए, ये तो ऐसी हेडिंग है, आप पॉइंट वाइज ही लिख लीजिए। ठीक, अब बच्चों देखिए डेंसिटी के बारे में क्या अजम्पशन है, थोड़ा सा देखिए। अगर आपने कंटेनर के अंदर गैस रख दी है तो गैस जो डेंसिटी होगी गैस की वो विद इन कंटेनर थ्रू आउट सेम रहेगी, ठीक है। और जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला है ना, रो पी बराबर रो आर टी बाई एम नॉट, ठीक है, रो आर टी बाई एम नॉट। तो यहां से जो आप डेंसिटी निकालेंगे यानी पी एम नॉट अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये डेंसिटी थ्रू आउट द कंटेनर सेम रहेगी। तो एक बार आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, कौन सी गैस है फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो डेंसिटी फिक्स हो गई। अब आप इस कोने की डेंसिटी निकालिए, इस कोने की डेंसिटी निकालिए, बीच में डेंसिटी निकालिए, किसी भी कॉर्नर पे डेंसिटी निकालिए, कहीं भी निकालिए, डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेगा, जो भी चेंज होगा वो थ्रू आउट द कंटेनर एक बार फिर से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते इस कोने पे डेंसिटी ज्यादा है, इस कोने पे डेंसिटी कम है ना। थ्रू आउट द कंटेनर सेम डेंसिटी रहेगी, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से लिख लीजिए एक पॉइंट। डेंसिटी remains same, density remains same, density remains same throughout the container, density remains same throughout the container, density remains same throughout the container। चलिए अगला पॉइंट बच्चों समझते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एक बार फिर से वही केवल हाईलाइट करेंगे, बाकी सब रहने देंगे। फिर से देखिए सवाल पॉइंट बोला है, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। पता है हम लोग को रैंडमली मूव करते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स, दे मूव विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, पता है। लास्ट वाला बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स दे ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब कि न्यूटन के लॉज यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स, है ना, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन के लॉज प्रॉपरली फॉलो करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, गैस मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, अगला पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है। अभी तक तो कुछ पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ता हूं स्टेटमेंट, फिर इसका मतलब समझाता हूं। आप लोगों से भी कुछ पूछूंगा, अगर आप लोगों को क्लिक करे तो बताइएगा। मीन मोमेंटम इज जीरो, मीन वेलोसिटी इज जीरो, स्क्वायर ऑफ, ये ब्रैकेट का मतलब है एवरेज, तो स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इज नॉन जीरो, एवरेज क्यूब वेलोसिटी इज जीरो, एवरेज फिफ्थ पावर ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो खैर इसका हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स का। बट ये बच्चों मीन मोमेंटम जीरो और मीन वेलोसिटी जीरो, इसका क्या मतलब है, अगर आप में से कोई समझा पाए, व्हाट डज दिस मीन मोमेंटम मीन और मीन वेलोसिटी का क्या मतलब है कि मीन मोमेंटम जीरो होगा, मीन वेलोसिटी जीरो होगा। आप में से कोई अगर समझाना चाहे इस स्टेटमेंट को कि मीन वेलोसिटी, इसमें कह रहे हैं जब पार्टिकल जो होते हैं वो कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, तो अगर उन सबके, यस सर, तो उन सबको अगर हम ऐड कर दें, उन सबके इंडिविजुअल मोमेंटम को ऐड कर दें, तो जो पूरा मोमेंटम निकल के आएगा वो जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, कारण कुछ इसका बताएंगे कि सर उसी वजह ये होती है जैसे कि मतलब एक पार्टिकल जो है कोई निगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन सबको जब ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा सर। बिल्कुल, और वेक्टर क्वांटिटी है सर। बिल्कुल,
देखिए मीन मोमेंटम जीरो यानी एवरेज मोमेंटम जीरो का कारण ये है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो सबका अगर आप वेक्टर सम लेंगे ना, जैसे ये वेक्टर p1 प्लस p2 प्लस p3, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है सबके मोमेंटम को वेक्टरली जोड़ दीजिए तो जीरो आ जाएगा। सर आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि जितना पॉजिटिव में होगा उतना ही नेगेटिव में होगा? देखिए आप अगर कंटेनर में गैस बंद करके रख देंगे ना, और इधर वाले मॉलिक्यूल, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप नहीं मानते हैं कि इक्वल है, तो ये मान लीजिए कि इस साइड जो पार्टिकल जा रहा है राइट के साइड, इनका मोमेंटम मान लीजिए ज्यादा है। अगर इनका मोमेंटम ज्यादा होगा तो ज्यादा बार बार टकराएंगे इस वाली दीवार से, मोमेंटम ज्यादा है, ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर कर देंगे इस वाली दीवार को। इसको कम ट्रांसफर होगा तो कंटेनर में गैस रखा है और गैस कंटेनर को लेके चलने लग जाएगी, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, मतलब कंटेनर रेस्ट पे है, यानी कंटेनर की वॉल्स पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब जितना इधर लग रहा होगा उतना ही इधर लग रहा होगा, जितना ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, तो कंटेनर रेस्ट पे है। इसीलिए बोला गया है कि मीन एवरेज यानी एवरेज मोमेंटम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज जीरो। ठीक है सर, ये तो चलिए मान लिया, लेकिन ये मीन वेलोसिटी जीरो फिर कैसे हो गया? अब देखिए मीन मोमेंटम जीरो तो मीन वेलोसिटी जीरो होगा। कारण क्या है कि आप यहां से सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है, तो मास कॉमन ले लीजिए, मास कॉमन लेंगे तो मीन वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मीन वेलोसिटी का टर्म भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो मीन वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा क्योंकि मास m का ही तो फर्क है, ठीक है। अच्छा, तो मीन वेलोसिटी भी जीरो हो गया। फिर सर ये लेकिन स्क्वायर कर देंगे स्पीड का और फिर आप एवरेज ले लेंगे तो वो क्यों नॉन जीरो हो जाता है? देखिए मीन वेलोसिटी जीरो हो गया, वो क्यों जीरो होगा? क्योंकि इधर जा रहा है तो प्लस है, इधर जा रहा है माइनस है, इधर जा रहा है तो प्लस है, इधर जा रहा है तो माइनस है। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर का मतलब इधर भी पॉजिटिव है और माइनस वाला जो इधर जा रहा था उसका स्क्वायर कर देंगे वो भी पॉजिटिव, इधर तो पहले से ही पॉजिटिव था, जो माइनस जा रहा था उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव, तो पहले जो प्लस माइनस होके कैंसिल हो रहे थे वो अब बार बार जुड़ जाएंगे, इसलिए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड इज नॉन जीरो, ठीक है। लेकिन फिर से एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ स्पीड जीरो हो जाएगा, एवरेज ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ स्पीड जीरो हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या आप लोग, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ स्पीड क्यों जीरो हो जाएगा और एवरेज ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ स्पीड क्यों जीरो हो जाएगा? कोई भी क्लिक हो रहा हो किसी को? इसका लॉजिक बच्चों सेम बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए स्क्वायर कर रहे हैं आप, स्क्वायर कर रहे हैं तो मान लीजिए जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन इधर मान लीजिए क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो क्यूब का नेगेटिव ऑड है ना ये वैसे भी। हाँ सर क्यूब का नेगेटिव नेगेटिव आता है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव, नेगेटिव वाले का नेगेटिव। इसी तरह इसके लिए भी पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव, नेगेटिव वाले का नेगेटिव, जब जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ऑड पावर्स में जीरो हो जाएगा और इवन पावर है तो नॉन जीरो रहेगा। तो इसको बच्चों स्टेटमेंट को एज इट इज नोट कर लीजिए, मीन मोमेंटम जीरो, मीन वेलोसिटी जीरो, डन सर। ओके चेंज कर रहा हूं बच्चों। देखिए वेट सर, लिखिए लिखिए लिखिए, सडन। ठीक। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, मीन फ्री पाथ। अगली हेडिंग डाल दीजिए, मीन फ्री पाथ। ये हेडिंग पड़ेगी बच्चों, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये हेडिंग पड़ेगी, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, किन चीजों पे डिपेंड करता है फिर ये भी लिख लेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कंटेनर में आपने गैस मॉलिक्यूल्स रख रखे हैं, ठीक है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, इधर एक गैस मॉलिक्यूल है, इधर गैस मॉलिक्यूल है, इधर गैस मॉलिक्यूल है, कंटेनर वॉल्स।
तो ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं और लगातार कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल जाके इससे टकराएगा, ये गैस फिर ये गैस मॉलिक्यूल नंबर 1 है, 1 जाके टकराया इससे, फिर 1 जो मॉलिक्यूल है वो जाके टकरा गया इससे, फिर 1 मॉलिक्यूल इससे जाके टकरा गया, फिर 1 मॉलिक्यूल इधर जाके वॉल से टकरा गया, ठीक है। ये पहला वाला मॉलिक्यूल है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। जो स्टार मॉलिक्यूल है ये पहले जाके इस मॉलिक्यूल से टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर आगे जाके वॉल से टकरा गया, ठीक है। जो यहां से स्टार्ट होगी, जो पहले टक्कर के बीच की दूरी थी वो मान लेते हैं 5 मीटर थी। एक समझाने के लिए ले रहा हूं डेटा, ऐसा नहीं है इतना। मान लीजिए 5 यूनिट थी। पहले टक्कर के बाद जो दूसरे टक्कर के बीच में जो दूरी चला वो मान लेते हैं 1 यूनिट चला। यहां से अगले टक्कर के बीच की जो दूरी थी वो मान लीजिए 2 यूनिट थी। फिर यहां से जो अगले टक्कर के बीच की दूरी थी मान लेते हैं 4 यूनिट थी, ऐसे करके मान लिया। तो 5 + 1 + 2 + 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये जो दूरी आएगी इसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मीन है तो मतलब एवरेज होगा, किस चीज का एवरेज? एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो दूरी चली गई है उसका अगर आप एवरेज ले लेंगे तो मीन फ्री पाथ कहलाता है। जैसे यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी, तो सारी जो दूरियां चल रहा है उनका आप एवरेज ले लीजिए, वो मीन फ्री पाथ कहलाता है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं एक बार। द एवरेज ऑफ डिस्टेंसेस traveled by a molecule between 2 successive collision is called as mean free path lambda m of the molecule, ठीक है। होपफुली आपको समझ गया होगा बच्चों कि जितना वो कोलिजन करने के बीच में दूरियां चल रहा है ना, उन सारी दूरी इसका एवरेज ले लीजिए, वो आपका मीन फ्री पाथ कहलाएगा। अच्छा, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? मीन फ्री पाथ लैम्डा m बराबर 1/√2 पाई d स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। ये हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो लैम्डा m यानी लैम्डा मीन फ्री पाथ है, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा अभी रुक जाइएगा। ये d कहलाता है बच्चों, ये जो स्मॉल d है ये होता है डायमीटर, किसका? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। स्फेरिकल मॉलिक्यूल पढ़ा है तो उस स्फेरिकल मॉलिक्यूल का डायमीटर कहलाएगा d। n हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v हो गया वॉल्यूम, n हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। n हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v हो गया वॉल्यूम, v हो गया वॉल्यूम। नोट कर लीजिए बच्चों, ये पूरी डेफिनेशन नोट करिए, लैम्डा m का फॉर्मूला नोट कर लिए, इसका एक और फॉर्म पढ़ाना है, फिर पहले नोट कर लीजिए फिर पढ़ाता हूं। चलिए अब बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग टेम्परेचर के टर्म्स में, तो एक तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा √2 पाई d स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर डेंसिटी, एक तो ये फॉर्म आपको यूजफुल होगा। दूसरा ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज है, ठीक है।
तो इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n/v। ठीक है, ये n/v है। कैसे n/v है? ऊपर नीचे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी है। तो इसको आप देखिए निकालेंगे तो P इंटू Na डिवाइड बाय RT हो जाएगा, यानी P इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, तो ये जो n/v की वैल्यू है मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो देखिए लैम्डा m बराबर आ जाएगा 1/√2 पाई d स्क्वायर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम तो PNA डिवाइड बाय RT, तो PNA डिवाइडेड बाय RT, तो ये RT ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि मीन फ्री पाथ, अगर आपने प्रेशर सेम रखा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो एक तो ये आपको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिखना है, दूसरा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला जो नीचे लिख रखा है वो है। ध्यान रखिएगा, मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपने क्या बताया सर? मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस सर। डन सर। ठीक, अगला पॉइंट बच्चों मैं बोल के लिखवा रहा हूं, लिखिए। अगला पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, लिखिए। टाइम ड्यूरिंग कोलिजन, टाइम ड्यूरिंग कोलिजन, टाइम ड्यूरिंग कोलिजन इज नेग्लिजिबल, time during collision is negligible, time during collision is negligible as compared to as compared to as compared to time as compared to time as compared to time taken to cover mean free path, as compared to time taken to cover mean free path. तो बच्चों जब कोलिजन हो रहा होता है, मतलब जितने टाइम के लिए दो पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे वो बहुत कम रहेगा एज कंपेयर टू टाइम टेकन टू ट्रेवल मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ करने में जो समय लगेगा और जितने मोमेंट के लिए वो कोलिजन होगा, यानी जब कांटेक्ट में आएंगे, वो समय बहुत कम होगा। अब यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, हमें कोई जरूरत नहीं है लिखने की, फिर भी अगर आप कोई चाहें तो लेटर ऑन आप चाहो तो लिख लेना, बट कोई इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। चलिए अगला पॉइंट बच्चों समझिए। When a gas is taken into vessel, it is uniformly distributed in entire volume of vessel, ठीक है, such that mass density, molecular density, motion of molecule etc. all are identical for all direction.
देखिए बच्चों, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ भी इसमें से नोट नहीं करना है कि अगर आपने कंटेनर के अंदर गैस को रख दिया है तो उसके अंदर चारों तरफ डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, कहीं पे भी डेंसिटी ज्यादा कम कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके आगे की कहानी सुनिए। देयरफॉर रूट मीन वेलोसिटी vx² बराबर vy² बराबर vz² आर ऑल आर इक्वल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन ऑल डायरेक्शन px बराबर py बराबर pz इज इक्वल टू p, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने आपको इसका कारण दिया था कि जैसे अगर किसी भी कंटेनर के वॉल में मान लीजिए इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, इधर फोर्स ज्यादा होगा, कंटेनर इधर एक्सीलरेट कर जाएगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर एक्सीलरेट कर जाएगा। पर अगर आप कंटेनर में गैस बंद करके रखते हैं तो कंटेनर खुद से तो मूव नहीं करता है, इसका मतलब हर डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर सेम है। इसीलिए बोला गया कि जो एक्स डायरेक्शन वाली वॉल पे प्रेशर लगेगा वही वाई डायरेक्शन वाली, वही जेड वाली डायरेक्शन में सब बराबर होंगे। अब चूंकि ये बराबर है, प्रेशर किस वजह से आया, फोर्स की वजह से आया, इसका मतलब फोर्स बराबर होगा। फोर्स बराबर है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होगा, स्पीड्स बराबर होंगी। ठीक है, तो vx² बराबर vy² बराबर vz² होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं, इस स्टेटमेंट को लिखिए। प्रेशर on all walls of container, pressure on all walls of container, pressure on all walls of container is equal. Pressure on all walls of container is equal. Therefore, बच्चों therefore के बाद ये लिख लीजिएगा vx² बराबर vy² बराबर vz²। प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर आर इक्वल। प्रेशर ऑन ऑल वॉल्स ऑफ कंटेनर इज इक्वल। देयरफॉर vx² बराबर vy² बराबर vz²। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में आपको अभी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो vx² बराबर vy² बराबर vz²। तो अभी आपको इतना लिखना है केवल कि प्रेशर कंटेनर की हर वॉल पे इक्वल होता है और इस वजह से vx² बराबर vy² बराबर vz²। अगला पॉइंट, ऑल दीज assumptions आर जस्टिफाइड। अगला पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, लिखिए ऑल दीज assumptions आर जस्टिफाइड if number of molecules are very large. All these assumptions are justified if number of molecules are very large. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तभी ये assumptions सारे जो हम लोगों ने पढ़े हैं जस्टिफाइड हैं। और लार्ज का नंबर क्या है बच्चों, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो, मतलब काफी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये जस्टिफाइड है। अब एक ही मॉलिक्यूल है तो वो जाके इधर टकरा गया मान लो, है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, इधर जाके टकरा गया तो इधर प्रेशर पड़ गया,
इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इतने सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए कि रेट ऑफ कोलिजन हर वॉल पे किसी भी गिवन टाइम पे सेम हो। तो लिख लीजिए बच्चों, बस ध्यान रखिएगा थोड़ा। और जितने हम लोग सवाल करेंगे, हर सवाल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंट। चलिए, सर टाइम हो गया। हाँ हाँ, बस मैं 1 मिनट आपको जो पढ़ाया हूं उसी के बेसिस पे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग आराम से बैठिए, बस आंसर करते रहिए। चलिए, इसका आंसर करिए जरा। अकॉर्डिंग टू केटीजी, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव लाइक। बी। सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर, सेकंड ऑप्शन होगा। ये बताइए। सी ऑप्शन सी ऑप्शन बच्चों इसका आंसर होगा। प्रेशर एक्सर्ट होता है क्योंकि फोर्स होता है, फोर्स इसलिए होता है क्योंकि मोमेंटम होता है। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द केटीजी। सर सी ऑप्शन वाला होगा सर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है सर सी ऑप्शन सी होगा सर। सी ऑप्शन होगा। मॉलिक्यूल्स डू नॉट अंडरगो एनी कोलिजन एट ऑल। ये पोस्टुलेट गड़बड़ है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी है। ये बताइए बच्चों। ये हालांकि मैंने बताया नहीं, थर्मल ऑप्शन है, आइसोथर्मल ऑप्शन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला बताइए। At constant volume, temperature is increased. ए ऑप्शन Collision of walls will be less. बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताइए बच्चों, कौन सा कह रहे हो आप लोग? सेकंड सेकंड। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। देखिए बच्चों, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया, तभी ज्यादा फोर्स आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और देखते हैं, बस बच्चों 2 मिनट और दीजिए, कुछ और सवाल हैं इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल बेसिक। आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आराम से बैठे रहिए और आंसर करते जाइए। ये देखिए, बताइए जरा। बी वाला होगा। बी ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड। इट इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंटेनर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बताइए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनमें से किस चीज पे काइनेटिक एनर्जी? ऑप्शन सी। अरे भैया, ऑप्शन बी सही है, टेम्परेचर। बी ऑप्शन अभी लिखवाया सर। हाँ, अगला बताइए। 22.4 लीटर एसटीपी पे होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सेकंड वाला सर। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। मैंने भी बताया कि किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स नहीं होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेकंड ऑप्शन बी सर, सेकंड वाला होगा। सेकंड ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल होगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। बॉयल्स लॉ सर, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। बॉयल्स लॉ बहुत सिंपल है बच्चों, जल्दी बताओ। पीवी बराबर एनआरटी। सर डी भी तो सही है फिर। डी भी सही है क्या? एक सेकंड, हाँ यार डी भी सही है ना, सर ने हमारे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डी भी सही हो सकता है। अगला बताओ। सी ऑप्शन सर सी ऑप्शन
थर्ड ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, सी B ऑप्शन होगा है, सर, थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑप्शन। एंड इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन। अगला बताओ। बी ए ऑप्शन ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट। हाँ बात नहीं करो भाई। व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर ऑफ द गैस इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज? तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। गारंटी गारंटी क्या चीज? हल्द्वानी पाठशाला माइक बंद कर लो। हल्द्वानी पाठशाला भाई माइक बंद कर लीजिए। हाँ लास्ट सवाल है बच्चों, सर बताइए। टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया जाइए। ऑप्शन ए। सर बी ऑप्शन। मास विच प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स Sir, B assumed to option. be zero? ऑप्शन ए सर, बी ऑप्शन। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वॉल्यूम इज assumed to be zero, है ना। मास तो होगा हर पार्टिकल के पास, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वेलोसिटी Yes, होगी, वॉल्यूम जीरो है। यस सर। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे तो और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर।